वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा अकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी और दीगर तमाम एग्जाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रेमचंद के अफसानवी मजमुआ वारदात में शामिल अफसाना नई बीवी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं नई बीवी में क्या है। हमारा जिस्म पुराना है लेकिन इसमें हमेशा नया खून दौड़ता रहता है। इस नए खून पर जिंदगी कायम है। दुनिया के कदीम निज़ाम में ये नयापन एक उसके एक एक ज़र्रे में, एक एक टहनी में, एक एक कतरे में, तार में छुपे हुए नगमे की तरह गूंजता रहता है। और ये 100 साल की बुढ़िया आज भी नई दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डिंगामल ने नई शादियां की, उनकी जवानी असर नऊद कराई है। जब पहली बीवी बकीदे हयात थी, वो बहुत कम घर रहते थे। सुबह से 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते रहते थे, फिर खाना खाकर दुकान चले जाते। वहाँ से 1 बजे रात को लौटते और थके मांदे सो जाते। अगर लैला कभी कहती कि ज़रा और सवेरे आ जाया करो तो बिगड़ जाते। तुम्हारे लिए क्या दुकान बंद कर दूं या रोज़गार छोड़ दूं? ये वो ज़माना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी को खुश कर लिया जाए। आजकल लक्ष्मी की चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लैला बेचारी खामोश हो जाती। अभी 6 महीने की बात है। लैला को ज़ोर का बुखार था। लाला जी दुकान पर चलने लगे तो लैला ने डरते डरते कहा, देखो मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, ज़रा सवेरे आ जाना। लाला जी ने पगड़ी उतारकर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान ना जाऊंगा। लैला रंजीदा होकर बोली, मैं ये कब कहती हूँ कि तुम दुकान ना जाओ? मैं तो ज़रा सवेरे आ जाने को कहती हूँ। तो क्या मैं दुकान पर बैठकर मौज करता हूँ? लैला कुछ ना बोली। शौहर की बेइतनाई उसके लिए कोई नई बात ना थी। इधर कई दिन से उसको दिलदोज तजुर्बा हो रहा था कि इस घर में इसकी कदर नहीं है। अगर उसकी जवानी ढल चुकी है तो उसका क्या कसूर है? किसकी जवानी हमेशा कायम रहती है? लाजिम तो ये था कि 25 साल की रफ़ाकत अब एक गहरे रूहानी ताल्लुक़ में तब्दील हो जाती, जो ज़ाहिर से बेनियाज रहती है, जो ऐब में भी हुस्न देखने लगती है, जो पके फल की तरह ज़्यादा शीरीं, ज़्यादा खुशनुमा हो जाती है। लेकिन लाला जी का ताजिर दिल हर एक चीज़ को तिजारत के तराजू पर तौलता है। बूढ़ी गाय जब ना दूध दे सकती हो ना बच्चे, तो उसके लिए गौशाला से बेहतर कोई जगह नहीं। उसके ख्याल में लैला के लिए बस इतना ही काफ़ी था कि वो घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए पिए और पड़ी रहे। उसे इख्तियार है चाहे जितने जेवर बनवाए, चाहे जितनी खैरात और पूजा करे, दरवाज रोज़े रखे, सिर्फ उनसे दूर रहे। फितरत इंसानी की नेरंगियों का एक करिश्मा ये था कि लाला जी जिस दिलजोई और हिस्स से लैला को महरूम रखना चाहते थे, खुद इसी के लिए अबलहाना सरगर्मी में मुतलाशी रहते थे। लैला 40 की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, मगर वो 45 साल के होकर अभी जवान थे। जवानी के वलवलों और मुसर्रतों से बेनियाज लैला से अब उन्हें एक तरह की कराहत होती थी, और वो गरीब जब अपनी खामियों की हसरतनाक एहसास की वजह से फितरी बेरहमियों के अजाले के लिए रंगो रोगन की आड़ लेती तो उसकी बुलहौसी से और भी मुतनफ़िर हो जाते। चे खुश 7 लड़कों की तो माँ बन गई, बाल खिचड़ी हो गए और चेहरा धुले हुए फ्लालीन की तरह पुरशिकन हो गया, मगर आपको अभी मुहावर और सिंदूर, मेहंदी और उपटन की हवस बाकी है। औरतों की भी क्या फितरत है, न जाने क्यों आराइश पर इस कदर जान देती हैं। पूछो अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्यों नहीं दिल को समझा लेती कि जवानी रुखसत हो गई और इन तदबीरों से उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन वो खुद
जवानी का ख्वाब देखते रहते थे। तबीयत जवानी से सैर ना होती। जाड़ों में कश्तों और माजूनों का इस्तेमाल करते रहते थे। हफ्ता में 2 बार खिजाब लगाते और किसी डॉक्टर से बंदर के गदूदों के मुताल्लिक ख़तो किताबत कर रहे थे। लैला ने अभी शसो पंज के हालत में खड़ा देखकर मायूसाना अंदाज से कहा, कुछ बतला सकते हो, कै बजे आओगे? लाला जी ने मुलायम लहजे में कहा, तुम्हारी तबीयत आज कैसी है? लैला क्या जवाब दे? अगर कहती है बहुत ख़राब है तो शायद ये हज़रत यहीं बैठ जाएं और उसे जली कटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकाल लें। अगर कहती है अच्छी हूँ तो शायद बेफिक्र होकर 2 बजे रात की खबर लाएं। डरते डरते बोली, अब तक तो अच्छी थी लेकिन अब कुछ भारी हो रही है। लेकिन तुम जाओ, दुकान पर लोग तुम्हारे मुंतज़िर होंगे, मगर ईश्वर के लिए 1-2 ना बजा देना। लड़के सो जाते हैं, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, तबीयत घबराती है। सेठ जी ने लैला लहजे में मोहब्बत की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक आ जाऊंगा ज़रूर। लैला का चेहरा उतर गया। 10 बजे नहीं आ सकते? 11:30 बजे से पहले किसी तरह नहीं। 10:30 बजे भी नहीं? अच्छा 11 बजे? 11 पर मुसालहत हो गई। लाला जी वादा करके चले गए, लेकिन शाम को एक दोस्त ने मुजरा सुनने की दावत दी। अब बेचारे इस दावत को कैसे रद्द करते? जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है तो ये कहाँ की इंसानियत है कि आप उसकी दावत नामंजूर कर दें। वो आपसे कुछ मांगता नहीं, आपसे किसी तरह की रियायत का खासगार नहीं, महज दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी से आपको अपनी बज़्म में शिरकत की दावत देता है। आप पर इसकी दावत कबूल करना ज़रूरी हो जाता है। घर के जंजाल से किसे फुर्सत है? एक ना एक काम तो रोज़ लगा ही रहता है। कभी कोई बीमार है, कभी मेहमान आए हैं, कभी पूजा है, कभी कुछ, कभी कुछ। अगर आदमी ये सोचे कि घर से बेफ़िक्र होकर जाएंगे तो उसे सारे दोस्ताना मुरासिम मुनक़ता कर लेने पड़ेंगे। उसे शायद ही घर से कभी फ़रागत नसीब हो। लाला जी मुजरा सुनने चले गए तो 2 बजे लौटे। आते ही अपने घर की घड़ी की सुइयां पीछे कर दी, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा की गुंजाइश किसी तरह ना निकाल सके। दो को एक तो कह सकते हैं 2 को 1 तो कह सकते हैं। घड़ी की तेज़ी के सर इल्ज़ाम रखा जाता है, लेकिन 2 को 12 नहीं कह सकते। चुपके से आकर नौकर को जगाया, खाना खाकर आए थे, अपने कमरे में जाकर लेट रहे। लैला उनकी राह देखती, हर लम्हा दर्द और बेचैनी की बढ़ती हुई शिद्दत का एहसास करती, न जाने कब सो गई थी। उसे जगाना, सोए फितना को जगाना था। गरीब लैला इस बीमारी से जांबर ना हो सकी। लाला जी को उसकी वफ़ात का बेहद रूहानी सदमा हुआ। दोस्तों ने ताज़ियत के तार भेजे। कई दिन ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा रहा। एक रोज़ाना अखबार ने मरने वाले की कसीदा ख़्वानी करते हुए उसकी दिमागी और अखलाकी खूबियों की मुबालगा आमेज़ तस्वीर खींची। लाला जी ने इन सब हमदर्दियों का दिली शुक्रिया अदा किया और उनके खुलूस वफ़ादारी का इजहार। जन्नत नसीब लैला के नाम से लड़कियों के लिए 5 वजीफ़े कायम करने की सूरत में नमूदार हुआ। वो नहीं मरी साहब, मैं मर गया। ज़िंदगी की शमा हिदायत गुल हो गई। अब तो जीना और रोना है। मैं तो एक हकीर इंसान था, न जाने किस कार खैर के सिले में मुझे ये नेमत बारगाहे इज़्ज़ती से अता हुई थी। मैं तो उसकी परस्तिश करने के काबिल भी न था, वगैरह। 6 महीने के उज़लत और नफ्से कशी के बाद लाला डिंगाबल ने दोस्तों के इसरार से दूसरी शादी कर ली। आखिर गरीब क्या करते? ज़िंदगी में एक रफ़ीक की ज़रूरत तो थी ही, और इस उम्र में रफ़ीक की ज़रूरत और ज़्यादा हो गई थी। लकड़ी की ज़रूरत तो जब ही होती है जब पाँव में खड़े होने की ताकत नहीं रहती। जब से नई बीवी आई है, लाला जी की ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ इनकलाब हो गया है। दुकान से अब उन्हें इस कदर इन्हमाक नहीं है। मुतवातिर हफ्तों न जाने से भी उनके कारोबार में कोई हर्ज वाक़ ना होता। ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने की सलाहियत जो उनमें रोज़ बरोज़ मुज़महिल होती जाती है। अब ये तरश्शुह
پا کر پھر سرسبز ہو گئی ہے۔ اس میں نئی نئی کوپلیں پھوٹنے لگی ہیں، موٹر نیا آ گیا ہے، کمرے نئے فرنیچر سے آراستہ کر دیے گئے ہیں، نوکروں کی تعداد میں معقول اضافہ ہو گیا ہے، ریڈیو بھی لگا دیا گیا ہے۔ لالا جی کی بوڑھی جوانی جوانوں سے زیادہ پرجوش اور ولولہ انگیز ہو رہی ہے، اسی طرح جیسے بجلی کی روشنی چاند کی روشنی سے زیادہ شفاف اور نظر فریب ہوتی ہے۔ لالا جی کو ان کے احباب ان کی اس جواں طبعی پر مبارکباد دیتے ہیں تو وہ تفاخر کے انداز سے کہتے ہیں، بھائی ہم تو ہمیشہ جوان رہے اور ہمیشہ جوان رہیں گے۔ بڑھاپا میرے پاس آئے تو اس کے منہ پر سیاہی لگا کر گدھے پر الٹا سوار کر کے شہر بدر کر دوں۔ جوانی اور بڑھاپے کو لوگ نہ جانے عمر سے کیوں منسوب کرتے ہیں۔ جوانی کا عمر سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا مذہب کا اخلاق سے، روپے کا ایمانداری سے، حسن کا آرائش سے۔ آج کل کے جوانوں کو آپ جوان کہتے ہیں؟ ارے صاحب، میں ان کے 1000 جوانیوں کو اپنی جوانی کے 1 گھنٹہ سے نہ تبدیل کروں۔ معلوم ہوتا ہے زندگی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں۔ زندگی کیا ہے؟ گلے میں پڑا ہوا ڈھول ہے۔ یہی الفاظ وہ کچھ ضروری ترمیم کے بعد آشا دیوی کے لوح دل پر نقش کرتے رہتے ہیں۔ اس سے ہمیشہ سنیما، تھیٹر، سیر دریا کے لیے اصرار کرتے رہتے ہیں، لیکن آشا نہ جانے کیوں ان دلچسپیوں سے ذرا بھی متاثر نہیں۔ وہ جاتی تو ہے مگر بہت اصرار کے بعد۔ ایک دن لالا جی نے آ کر کہا، چلو آج بجرے پر دریا کی سیر کرائیں۔ بارش کے دن تھے، دریا چڑھا ہوا تھا، ابر کی قطاریں بین الاقوامی فوجوں کی سی رنگ برنگ وردیاں پہنے آسمان پر قوائد کر رہی تھیں۔ سڑک پر لوگ ملار اور 12 ماسے گاتے چلے جا رہے تھے، باغوں میں جھولے پڑ گئے تھے۔ آشا نے بے دلی سے کہا، میرا تو جی نہیں چاہتا۔ لالا جی نے تادیب آمیز اصرار سے کہا، تمہاری کیسی طبیعت ہے جو سیر و تفریح کی جانب مائل نہیں ہوتی؟ آپ جائیں، مجھے اور کئی کام کرنے ہیں۔ کام کرنے کو ایشور نے آدمی دے دیے ہیں، تمہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مہاراج اچھا سالن نہیں پکاتا، آپ کھانے بیٹھیں گے تو یوں ہی اٹھ جائیں گے۔ آشا اپنی فرصت کا بیشتر حصہ لالا جی کے لیے انواع اقسام کے کھانے بنانے میں صرف کرتی تھی۔ کسی سے سن رکھا تھا کہ ایک خاص عمر کے بعد مردوں کی زندگی کی خاص دلچسپی لذت زبان رہ جاتی ہے۔ لالا جی کے دل کی کلی کھل گئی۔ آشا کو ان سے کس قدر محبت ہے کہ وہ سیر کو ان کی خدمت پر قربان کر رہی ہیں۔ ایک لیلا تھی کہ کہیں جاؤں پیچھے چلنے کو تیار، پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا تھا، بہانے کرنے پڑتے تھے، خواہ مخواہ سر پر سوار ہو جاتی تھی اور سارا مزہ کرکرا کر دیتی تھی۔ بولے تمہاری بھی عجیب طبیعت ہے، اگر ایک دن سالن بے مزہ ہی رہا تو ایسا کیا طوفان آ جائے گا؟ تم اس طرح میرے رئیسانہ چونچلوں کا لحاظ کرتی رہو گی تو مجھے بالکل آرام طلب بنا دو گی۔ اگر تم نہ چلو گی تو میں بھی نہ جاؤں گا۔ آشا نے جیسے گلے میں پھندہ چھڑاتے ہوئے کہا، آپ بھی تو مجھے ادھر ادھر گھما کر میرا مزاج بگاڑے دیتے ہیں۔ یہ عادت پڑ جائے گی تو گھر کے دھندے کون کرے گا؟ لالا جی نے فیاضانہ لہجے میں کہا، مجھے گھر کے دھندوں کی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے، بال کی نوک برابر بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا مزاج نہ بگڑے اور تم اس گھر کی چکی سے دور رہو۔ اور تم مجھے بار بار آپ کیوں کہتی ہو؟ میں چاہتا ہوں تم مجھے تو کہو، محبت کی گالیاں دو، غصے کی سلواتیں سناؤ، لیکن تم مجھے آپ کہہ کر جیسے دیوتا کے سنگھاسن پر بیٹھا دیتی ہو۔ میں اپنے گھر میں دیوتا نہیں، شریر چھوکرا بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ آشا نے مسکرانے کی کوشش کر کے کہا، اے نوج، بھلا میں آپ کو تم کہوں گی؟ تم برابر والوں کو کہا جاتا ہے یا بڑوں کو؟ منیم جی نے 1 لاکھ کے گھاٹے کی پر ملال خبر سنائی ہوتی تب بھی لالا جی کو شاید اتنا صدمہ نہ ہوتا جتنا آشا کے ان بھولے بھالے الفاظ سے ہوا۔ ان کا سارا جوش، سارا ولولہ ٹھنڈا پڑ گیا، جیسے برف کی طرح منجمد ہو گیا۔ سر پر بانکی رکھی ہوئی رنگین پھول دار ٹوپی، گلے میں پڑی ہوئی جوگیے ٹھاٹھ جیسے مضحکہ خیز معلوم ہونے لگا، جیسے سارا نشہ کسی منتر سے اتر گیا ہو۔ دل شکستہ ہو کر بولے،
تو تمہیں چلنا ہے یا نہیں؟ میرا جی نہیں چاہتا تو میں بھی نہ جاؤں؟ میں آپ کو کب منع کرتی ہوں؟ پھر آپ کہا۔ آشا نے جیسے اندر سے زور لگا کر کہا، تم، اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ ہاں، اسی طرح تم کہا کرو۔ تو تم نہیں چل رہی ہو؟ اگر میں کہوں کہ تمہیں چلنا پڑے گا تب چلوں گی۔ آپ کے حکم کی پابندی میرا فرض ہے۔ لالا جی حکم نہ دے سکے۔ فرض اور حکم جیسے الفاظ سے ان کے کانوں میں خراش سی ہونے لگی۔ پھسیانے ہو کر باہر چلے۔ اس وقت آشا کو ان پر رحم آ گیا۔ بولی، تو کب تک لوٹو گے؟ میں نہیں جا رہا ہوں۔ اچھا، تو میں بھی چلتی ہوں۔ جس طرح کوئی ضدی لڑکا رونے کے بعد اپنی مطلوبہ چیز پا کر اسے پیروں سے ٹھکرا دیتا ہے، اسی طرح لالا جی نے رونا منہ بنا کر کہا، تمہارا جی نہیں چاہتا تو نہ چلو، میں مجبور نہیں کرتا۔ آپ نہیں، تم برا مان جاؤ گے۔ آشا سیر کرنے گئی، لیکن امنگ سے نہیں۔ جو معمولی ساری پہنے ہوئے تھی وہی پہنے چل کھڑی ہوئی۔ نہ کوئی نفیس ساری نہ کوئی مرصع زیور، نہ کوئی سنگار، جیسے بیوہ ہو۔ ایسی ہی باتوں سے لالا جی دل میں جھنجھلا اٹھتے تھے۔ شادی کی تھی زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے، جھلملاتے ہوئے چراغ میں تیل ڈال کر اسے اور روشن کرنے کے لیے۔ اگر چراغ کی روشنی تیز نہ ہوئی تو تیل ڈالنے سے کیا فائدہ؟ نہ جانے اس کی طبیعت کیوں اس قدر خشک اور افسردہ ہے، جیسے کوئی اوسر کا درخت ہو۔ کتنا ہی پانی ڈالو، اس میں ہری پتیوں کے درشن ہی نہیں ہوتے۔ جڑاؤ زیوروں کے بھرے صندوق رکھے ہیں، کہاں کہاں سے منگوائیں، دہلی سے، کلکتے سے، فرانس سے، کیسی کیسی بیش قیمت ساڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک نہیں سینکڑوں، مگر صندوق میں کیڑوں کے خوراک بننے کے لیے۔ غریب خاندان کی لڑکیوں میں یہی عجیب ہوتا ہے، ان کی نگاہ ہمیشہ تنگ رہتی ہے، نہ کھا سکیں، نہ پہن سکیں، نہ دے سکیں۔ انہیں تو خزانہ بھی مل جائے تو یہی سوچتی رہیں گی کہ بھلا اسے خرچ کیسے کریں۔ دریا کی سیر تو ہوئی مگر کچھ لطف نہ آیا۔ کئی ماہ تک آشا کی طبیعت کو ابھارنے کی ناکام کوشش کر کے لالا جی نے سمجھ لیا کہ یہ محترم کی پیدائش ہے، لیکن پھر بھی برابر مشق جاری رکھی۔ اس بیپار میں ایک خطیر رقم صرف کرنے کے بعد وہ اس سے زیادہ نفع اٹھانے کے تاجرانہ تقاضے کو کیسے نظر انداز کرتے؟ دلچسپی کی نئی نئی صورتیں پیدا کی جاتی۔ گرامو فون اگر بگڑ گیا ہے، گاتا نہیں یا آواز صاف نہیں نکالتا تو اس کی مرمت کرانی پڑے گی۔ اسے اٹھا کر رکھ دینا یہ تو حماقت ہے۔ ادھر بوڑھا مہاراج بیمار ہو کر چلا گیا تھا اور اس کی جگہ اس کا 16-17 سال کا لڑکا آ گیا تھا، کچھ عجیب مسخرہ سا، بالکل اجڑ اور دہقانی، کوئی بات ہی نہ سمجھتا۔ اس کے فلکے اقلیدس کی شکلوں سے بھی زیادہ مختلف اشکال ہو جاتے، بیچ میں موٹے، کنارے پتلے، دال کبھی تو اتنی پتلی جیسے چائے اور کبھی اتنی گاڑھی جیسے دہی، کبھی نمک بالکل پھیکا، کبھی اتنا تیز کہ نیمبو کا نمکین اچار۔ آشا سویرے ہی سے رسوئی میں پہنچ جاتی اور اس بدسلیقے مہاراج کو کھانا پکانا سکھاتی۔ تم کتنے نالائق آدمی ہو جگل! اتنی عمر تک تم کیا گھاس کھودتے رہے یا بھاڑ جھونکتے رہے کہ پھلکے تک نہیں بنا سکتے؟ جگل آنکھوں میں آنسو بھر کر کہتا، بہو جی ابھی میری عمر ہی کیا ہے، 17واں ہی سال تو ہے۔ آشا ہنس پڑی، تو کیا روٹیاں پکانا 10-20 سال میں آتا ہے؟ آپ 1 مہینہ سکھا دیں بہو جی، پھر دیکھنا میں آپ کو کیسے پھلکے کھلاتا ہوں کہ جی خوش ہو جائے۔ جس دن مجھے پھلکے بنانے آ جائیں گے میں آپ سے کوئی انعام لوں گا۔ سالن تو اب میں کچھ پکانے لگا ہوں نا۔ آشا حوصلہ افزا تبسم سے بولی، سالن نہیں، وہ پکانا آتا ہے۔ ابھی کل ہی نمک اتنا تیز تھا کہ کھایا نہ گیا۔ میں جب سالن بنا رہا تھا تو آپ یہاں کب تھیں؟ اچھا، تو جب میں یہاں بیٹھی رہوں تب تمہارا سالن لذیذ پکے گا۔ آپ بیٹھی رہتی ہیں تو میری عقل ٹھکانے رہتی ہے، اور میں نہیں رہتی تب تو آپ کے کمرے کے دروازے پر جا بیٹھتی ہے۔ تمہارے دادا آ جائیں گے تو تم چلے جاؤ گے۔ نہیں بہو جی،
किसी और काम में लगा दीजिए गा, मुझे मोटर चलाना सिखवा दीजिए गा। नहीं नहीं, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूँगा। ऐसी अच्छी साड़ी आपकी कहीं दाग लग जाए तो क्या हो। दूर रहो, दूर हो। फूहड़ तो तुम ही हो, कहीं पतीली पैर पर गिर पड़े तो महीनों झेलोगे। जुगल अफसरदा हो गया, नहीफ चेहरा और भी खुश्क हो गया। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों, मुंह क्यों लटक गया सरकार का। आप डांट देती हैं बहू जी तो मेरा दिल टूट जाता है। सेठ जी कितना ही घुड़कें, मुझे ज़रा भी सदमा नहीं होता। आपकी नज़र कड़ी देखकर जैसे मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने तशफ़ी दी, मैंने तुम्हें डांटा नहीं, सिर्फ इतना ही कहा कि कहीं पतीली तुम्हारे पाँव पर गिर पड़े तो क्या हो। हाथ तो आपका भी है, कहीं आपके हाथ से ही छूट पड़े तब। सेठ जी ने रसोई के दरवाजे पर आकर कहा, आशा ज़रा यहाँ आना, देखो तुम्हारे लिए कितने खुशनुमा गमले लाया हूँ। तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम वहाँ धुएं धुएं धक्कड़ में क्या परेशान होती हो। लौंडे से कह दो कि महाराज को बुलाएं, वरना मैं कोई दूसरा इंतज़ाम कर लूँगा। महाराज की कमी नहीं है, आखिर कब तक कोई रियायत करे। इस गधे को ज़रा भी तो तमीज़ ना आई। सुनता है जुगल, आज लिख दे अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था, आशा रोटियां बेल रही थी। जुगल तवे के लिए रोटियों का इंतज़ार कर रहा था। ऐसी हालत में भला वो कैसे गमले देखने जाती। कहने लगी, अभी आती हूँ, ज़रा रोटी बेल रही हूँ। छोड़ दूंगी तो जुगल टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा। लाला जी ने कुछ चिढ़कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करके बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या ज़रूरत है। तुम चलकर बता दो गमले कहाँ रखे जाएंगे। कहती हूँ रोटियां बेल कर आई जाती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ कि तुम रोटियां मत बेलो, तुम खामख्वाह जिद करते हो। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी बेइल्तिफाती से उन्हें जवाब ना दिया था, और ये महज बेइल्तिफाती ना थी, उसमें तरशी भी थी। हफीफ खफीफ होकर चले गए। उन्हें ऐसा गुस्सा आ रहा था कि उन गमलों को तोड़ कर फेंक दें और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दें। जुगल ने सहमे हुए लहजे में कहा, आप चली जाएं बहू जी, सरकार नाराज़ होंगे। बको मत, जल्दी रोटियां सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो। भिखमंगों की सी सूरत बनाए घूमते हो, और बाल क्यों इतने बढ़ा रखे हैं, तुम्हें नाई भी नहीं जड़ता। कपड़े बनवा लूं तो दादा को क्या हिसाब दूंगा। अरे बेवकूफ़, मैं हिसाब में नहीं देने को कहती, मुझसे ले लेना। आप बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े लूँगा, महीन खद्दर का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर और अच्छी सी चप्पल। आशा ने मिठास भरे तबस्सुम से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाना पड़े तो तब कपड़े बनवाऊंगा ही नहीं। बड़े चालाक हो तुम। आदमी अपने घर पर रूखी रोटी खाकर सो रहता है, लेकिन दावत में अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। ये सब मैं नहीं जानती। एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी, हजामत के लिए 2 आने पैसे ले लो। रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा तो आपकी याद आएगी, और सड़ियल कपड़े हुए तो जी जलेगा। तुम बड़े खुदगर्ज हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और आला दर्जे के। जब यहाँ से जाने लगूंगा तो आप मुझे अपनी तस्वीर दे दीजिएगा। मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे। अपनी कोठरी में लगा दूंगा और देखा करूंगा, बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और वही मोतियों वाली माला भी हो। मुझे नंगी नंगी सूरतें अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं। तो तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं। बहुत। लाला जी ने फिर आकर खफ़त आमेज़ लहजे में कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी। जुगल, अगर तुमने कल से अपने आप अच्छी रोटियां ना बनाई तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। आशा ने फौरन हाथ धोए और बड़ी मुसर्रत आमेज़ तेज़ी से लाला जी के साथ जाकर गमलों को देखने लगी। आज उसके चेहरे पर गैर मामूली शगुफ्तगी नज़र आ रही थी। उसके अंदाज़े गुफ्तगू में भी दिल आवेज शीरीनी थी। लाला जी की सारे खफ़्फ़त गायब हो गई। आज उसकी बातें ज़ुबान से नहीं, दिल से निकलती हुई मालूम हो रही थी। बोली, मैं उनमें से कोई गमला ना जाने दूंगी, सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब कितने सुंदर पौधे हैं, वाह, इनके हिंदी नाम भी बता देना।
लाला जी ने छेड़ा, सब लेकर क्या करोगी? 10-5 पसंद कर लो, बाकी बाहर बागीचे में रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगी, सब यहीं रखे जाएंगे। बड़ी हरीस हो तुम। हरीस सही, मैं आपको एक भी ना दूंगी, 10-5 तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, इनमें से एक भी ना मिलेगी। दूसरे दिन आशा ने अपने को जेवरों से खूब आरास्ता किया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली तो लाला जी की आंखों में नूर आ गया। अब उनके आशिकाना दिलजोइयों का कुछ असर हो रहा है, ज़रूर, वरना उनके बार बार तकाजा करने पर, मिन्नत करने पर भी उसने कभी जेवर ना पहना था। कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, वो भी बेदिली से। आज इन जेवरों से मुरस्सा होकर वो फूली नहीं समाती, इतराती जाती है, गोया कहती है, देखो मैं कितनी हसीन हूँ। पहले जो कली थी वो आज खिल गई है। लाला साहब पर घड़ों का नशा चढ़ा हुआ है। वो चाहते हैं कि उनके अहबाब व अज़्ज़ा आकर इस सोने की रानी के दीदार से अपनी आंखें रोशन करें, देखें कि उनकी ज़िंदगी कितनी पुरलुत्फ़ है। जो अनवायो अक़साम के शकूक दुश्मनों के दिलों में पैदा हुए थे, उन्हें खोल कर देखें कि एतमाद, रवादारी और फरासत ने कितना खलूस पैदा कर दिया है। उन्होंने तजवीज़ की, चलो कहीं सैर कर आएं, बड़ी मज़ेदार हवा चल रही है। आशा उस वक्त कैसे आ सकती है? अभी उसे रसोई भी जाना है, वहाँ से कहीं 12-1 बजे तक फुर्सत मिलेगी, फिर घर के काम धंधे सर पर सवार हो जाएंगे, उसे कहाँ फुर्सत है। फिर कल से उसके कलेजे में कुछ दर्द भी हो रहा है, रह रहकर दर्द उठता है, ऐसा दर्द कभी ना होता था। रात ना जाने क्यों दर्द होने लगा। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल में फूल उठे, वो गोलियां रंग ला रही हैं। राजवेद ने आखिर कहा भी था कि ज़रा सोच समझ कर उनका इस्तेमाल कीजिए, क्यों ना हो ख़ानदानी वेद है। उसका बाप महाराजा बनारस का मुआलिज था, पुराने मुजर्रब नुस्खे हैं उसके पास। चेहरे पर सरासेमगी का रंग भर कर पूछा, तो रात ही से दर्द हो रहा है? तुमने मुझसे कहा नहीं, वरना वेद जी से कोई दवा मंगवा देता। मैंने समझा था कि आप अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? ज़रा देखूं तो कुछ आमास हो। आमास तो नहीं है। सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्माकर सर झुका लिया और बोली, यही तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती, जाकर कोई दवा लाओ। सेठ जी अपनी जवामर्दी का ये डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज़्यादा महफूज हुए जितना शायद राय बहादुरी का खिताब पाकर होते। अपने इस कारनुमाया की दाद लिए बगैर उन्हें कहीं कैसे चैन हो जाता। जो लोग उनकी शादी से मुताल्लिक शुबह आमेज सरगोशियाँ करते थे, उन्हें ज़क देने का कितना नादिर मौका हाथ आया है। पहले पंडित भोलानाथ के घर पहुँचे और बादल दर्दमंद बोले, मैं तो भाई सख्त मुसीबत में मुब्तला हो गया। कल से उसके सीने में दर्द हो रहा है, कुछ अकल काम नहीं करती, कहती है ऐसा दर्द पहले कभी ना हुआ था। भोलानाथ ने कुछ ज़्यादा हमदर्दी का इजहार नहीं किया, बोले, हवा लग गई होगी और क्या। सेठ जी ने उनसे इख्तलाफ किया, नहीं पंडित जी, हवा का फसाद नहीं है, कोई अंदरूनी शिकायत है, अभी कमसिन है ना, राजवेद से कोई दवा लिए लेता हूँ। मैं तो समझता हूँ आप अच्छा हो जाएगा। आप बात नहीं समझते, यही आप में नुक्स है। आपका जो ख्याल है वो बिल्कुल गलत है, मगर खैर दवा लाकर दीजिए और अपने लिए भी कोई दवा लेते आइएगा। सेठ यहाँ से उठकर अपने दोस्त लाला भागमल के पास पहुँचे और उनसे भी करीब करीब उन्हें इन्हीं अल्फाज में पुरमलाल खबर कही। फाग म- मिल फागमल बड़ा शोहदा था, मुस्कुरा कर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। सेठ जी की बाछें खुल गईं। मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझता है, ज़रा भी इंसानियत तुम में नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, भला उसमें मजाक की क्या बात है। वो हैं कमसिन, नाजुक अंदाम, आप ठहरे आजमोदा कार, मर्दे मैदान। बस अगर ये बात ना निकले तो मोछें मुंडवा लूँ। सेठ जी ने मतीन सूरत बनाई, मैं तो भाई बड़ी एहतियात करता हूँ, तुम्हारे सर की कसम। जी रहने दीजिए, मेरे सर की कसम ना खाइए, मेरे भी बाल बच्चे हैं, घर का अकेला आदमी हूँ,
किसी काती दवा का इस्तेमाल कीजिए। उन्हें राजवेद से कोई दवा लिए लेता हूँ। उसकी दवा वेद जी के पास नहीं, आपके पास है। सेठ जी की आंखों में नूर आ गया। शबाब का एहसास पैदा हुआ और उसके साथ चेहरे पर भी शबाब की झलक आ गई। सीना जैसे कुछ फराख हो गया। चलते वक्त उनके पैर कुछ ज़्यादा मजबूती से ज़मीन पर पड़ने लगे और सर की टोपी भी खुदा जाने क्यों कज हो गई। बुशरे से एक बागपन की शान बरस रही थी। राजवेद ने मुस्दैन जाफिजा सुना तो बोले, मैंने कहा था ज़रा सोच समझ कर इन गोलियों का इस्तेमाल कीजिएगा। आपने मेरी हिदायत पर तवज्जो ना की। ज़रा महीने 2 महीने इनका इस्तेमाल कीजिए और परहेज़ के साथ रहिए, फिर देखिए उनका एजाज़। अब गोलियां बहुत कम रही हैं, लूट मची रहती है, लेकिन उनका बनाना इतना मुश्किल और वक्त तलब है कि एक बार ख़त्म हो जाने पर महीनों तैयारी में लग जाते हैं। हज़ारों बूटियाँ हैं, कैलाश, नेपाल और तिब्बत से मंगानी पड़ती हैं और उसका बनाना तो आप जानते हैं कितना लोहे के चने चबाना है। आप एहतियातन एक शीशी लेते जाइए। जुगल ने आशा को सर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, बस बहू जी, आप इसी तरह पहने ओढ़े रहा करें। आज मैं आपको चूल्हे के पास न आने दूंगा। आशा ने शरारत आमेज नज़रों से देखकर कहा, क्यों? आज ये सख्ती क्यों? कई दिन तो तुमने मना नहीं किए। आज की बात दूसरी है, ज़रा सुनो तो क्या बात है। मैं डरता हूँ कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं। नहीं नहीं कहो, मैं नाराज़ ना होऊंगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डिंगामल ने सैकड़ों ही बार आशा के हुस्न अंदाज की तारीफ़ की थी, मगर उनकी तारीफ़ से उसे तसन्नो की बू आती थी। वो अल्फाज उनके मुंह से कुछ इस तरह लगते थे जैसे कोई हिजड़ा तलवार लेकर चले। जुगल के इन अल्फाज में एक कैफियत थी, एक सुरूर था, एक हिजान था, एक इज़्तिराब था। आशा के सारे जिस्म में नराशा आ गया, आंखों में जैसे नशा छा जाए। तुम मुझे नज़र लगा दोगे, इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहाँ से चला जाऊँगा तब आपकी बहुत याद आएगी। रोटी बनाकर तुम क्या करते हो? दिखाई नहीं देते, सरकार रहते हैं इसीलिए नहीं आता। फिर आप तो मुझे जवाब फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है, देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा का चेहरा सुर्ख हो गया। कौन तुमको जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं तुझे निकाल दूंगा। अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम रोटियां भी अच्छे बनाने लगे हो। सरकार हैं बड़े गुस्सावर, 2-4 दिन में उनका मिजाज ठीक किए देती हूँ। आपके साथ चलते हैं तो जैसे आपके बाप से लगते हैं। तुम बड़े बदमाश हो, खबरदार, जुबान संभाल कर बातें किया करो। मगर खफगी का ये पर्दा उसके दिल का राज न छुपा सका। वो रोशनी की तरह उसके अंदर से बाहर निकला पड़ता था। जुगल ने इसी बेबाकी से कहा, मेरी ज़ुबान कोई बंद कर ले। यहाँ तो सभी कहते हैं मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊँ, या खुद जहर खा लूँ, या उसे जहर देकर मार डालूँ। फांसी ही तो होगी। आशा मसनूई गुस्सा कायम न रख सकी। जुगल ने उसके दिल के तारों पर मजराब की एक ऐसी चोट मारी थी कि उसके बहुत मजबूत करने पर भी दर्द दिल बाहर निकल ही आया। किस्मत भी तो कोई चीज़ है, ऐसी किस्मत जाए जहन्नुम में। तुम्हारी शादी कैसे बुढ़िया से करूँगी, देख लेना। किसी बुढ़िया से करूँगी, देख लेना। तो मैं भी जहर खा लूँगा, देख लीजिएगा। क्यों? बुढ़िया तुम्हें जवान से ज़्यादा प्यार करेगी, ज़्यादा खिदमत करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। ये सब माँ का काम है। बीवी जिस काम के लिए है उसके लिए। आखिर बीवी किस काम के लिए है? आप मालिक हैं, नहीं तो बतला देता बीवी किस काम के लिए है। मोटर की आवाज़ आई। ना जाने कैसे आशा के सर का आंचल खिसक कर कंधे पर आ गया था। उसने जल्दी से आंचल सर पर खींच लिया और ये कहती हुई अपने कमरे की तरफ चली, लाला खाना खाकर चले जाएंगे, तुम ज़रा आ जाना। तो ये नई बीवी अफ़साना यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलते हैं कल की वीडियो में दूसरे अफ़साने के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।